TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर, और हमारे आदर्श लीडर आइकॉन है इंडिया के वो। पहले वो, अभी तो शायद हमारी धृष्टता होगी कि मैं उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करूं, लेकिन जो शब्द मैंने सुने हैं जो मुझे अच्छा भी लगा, तो मैं एक बार बोल देना चाहता हूं। उनको चॉकलेटी लीडर भी बोला जाता रहा है। सबसे कम उम्र के सफायर, शानदार व्यक्तित्व, शानदार गुणवत्ता, शानदार वो पर्सनैलिटी, क्या कह लीजिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूं इंडिया में टॉप 10 क्या टॉप 5 में हमारे वो सर आते हैं, और जब भी उनका सानिध्य मिलता है मैं बहुत मुग्ध होता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लीडरों के करीब हूं, मेरे को उनका आशीर्वाद मिलता है। एक बार मैं बड़े भाव से और बड़े सम्मान और पूरी भावना से मैं आदरणीय राकेश सर का स्वागत करता हूं। और सर, लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत कुछ मिलेगा, और मैं कहता हूं मिल चुका। इससे ज्यादा जो मिलेगा वो बोनस होगा। अभी तक जो मुझे मिला, मेरे पास ऐसी गुणवत्ता या ऐसी क्वालिटी नहीं थी, और वही मेरे लिए बोनस है। आगे मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, और हमारे और भी साथी लोग हैं। मैं आप सभी आदरणीय साथी, खासकर एक जो हमारे JS विर्क साहब बैठे हैं, मिस्टर एंड मिसेज, हमारी मीनू बेटी बैठी है, तो मैं तो उनका पप्पा जी हूं ही, चाहे जो भी हो, और मैं बराबर उनकी सेवा लेता रहता हूं। बहुत क्वालिटी पर्सन, और मैं कहता हूं कि आप में इतनी चीजें भरी हुई है कि आप पूरे भारतवर्ष को का नेतृत्व कर सकते हैं, और जो सारा इंडिया देख भी चुका है। तो मैं मिस्टर एंड मिसेज विर्क साहब को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत सम्मान आपको हमारा। और मैं एन विलोचन हूं सर। अब मैं बिना कोई नर्वस हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बड़े सीनियर लीडर, बहुत बड़े बड़े लीडर आज यहाँ है। मैं आपका भी आशीर्वाद लेते हुए आज की बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एन विलोचन हूं, बिहार झारखंड से हूं, और इस बिजनेस को लंबे समय, लंबी अवधि से कर रहा हूं। और अपनी बातचीत की शुरुआत मैं एक शेरो शायरी से करना चाहता हूं। आदरणीय ढींगरा सर जी, आपको मेरा प्रणाम। मैंने आपका सर बहुत बहुत आपका नाम भी सुनता हूं, कभी कभार आपका खूबसूरत चेहरा मेरे को देखने का मौका भी मिल जाता है। बहुत अच्छा। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल सर। बहुत अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने जज्बात में एक बरकत पा रखता हूं, दिल का सच्चा हूं, मोहब्बत की जुबा रखता हूं, ढलती सूरज की हंसी तुम ना उड़ाना यारो, लाख बूढ़ा हूं इरादे तो जबा रखता हूं। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, यही मेरा कॉन्फिडेंस है कि इरादे जरूर मजबूत है। मैं थोड़ी सी ये सिस्टम कब से कर रहा हूं, आज तक मुझे क्या मिला, किस तरह करने से क्या मिला, इन सब की चर्चा करते हुए ही आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे कि आपने भी लाइफ में और कुछ बड़ा पाने के लिए क्या क्या करना है। सर, 1961 25 सितंबर को मैं पैदा होता हूं अपनी शिक्षिका माँ की गोद में। तो मैं कहता हूं मेरे पिता और मेरी माँ दोनों ही सरकारी नौकरी में, और आप समझिए कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला पेरेंट्स, माता पिता, तो उनके बच्चे को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो तो विरासत में मिलती है। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई 81 में। 84 में मेरे पिताजी ने मेरे को नौकरी देने के लिए वो दिया, VRS लिया, वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्कीम हुआ करता था उन दिनों। तो मैंने इनकार किया कि मैंने नहीं करनी नौकरी। मेरे बाबूजी ने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी नौकरी ले लूं, सरकारी नौकरी, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे कुछ खतरों से खेलने का। लीक 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 कहीं चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छाड़ के तीन चले, शायर सिंह सपूत।
लीक पर चलने से जीवन में इतिहास नहीं बनता। आप बनी बनाई बड़े लोगों की लीक पर चलते जाओ, आप अनुकरण करने वाले हो सकते हो, नेतृत्व करने वाले कभी नहीं हो सकते। अगर लीडर बनना है तो एक अलग राह अपनाना ही पड़ेगा। मेरे खानदान में बहुत सारे नौकरी करने वाले रहे, मैं भी नौकरी कर ही लेता तो मैं भी आम होता, मुझे आने वाली पीढ़ियां भूल जाती, लेकिन मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। इसका ऐसा डिसीजन लेने वालों के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। हमारे आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, सभी लोग डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत होनी चाहिए, जो सबों में नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने कुछ हिम्मत की, मैंने बोला कि मेरे को नहीं करनी तो नहीं करनी, छोड़िए। मेरी शिक्षिका माँ ने मेरा साथ दिया और वो नौकरी 1984 में हमने बेचा, जी हाँ, 15,000 रुपए में। और मैं कोलकाता चला गया बिजनेस के लिए। सर, मैं थोड़े संक्षिप्त बातचीत, क्योंकि मेरे को कुछ और भी चीजें आपसे शेयर करनी है, कुछ तो जिक्र करना है। वैसे मैं जानता हूँ आप सभी आरसीएम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारा कुछ आपको पता है, लेकिन मैं जो आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ, इस बातचीत में बस आपके कॉन्फिडेंट लेवल को 1% बढ़ाने का उद्देश्य है, इरादा है, और कुछ भी नहीं। और मैं कोलकाता जाने के बाद अपना बिजनेस लगाया। तो अपना बिजनेस क्या लगाता, कौन से बहुत अमीर घराने का तो था नहीं कि लाखों करोड़ों हमारे पास पूंजी थी। एक साधारण रिटायर्ड टीचर के पास क्या औकात होती है। अपनी माँ के बैंक अकाउंट और अपनी पत्नी के जेवरात बेचकर 12-15 हजार रुपए मैंने इकट्ठे किए। एक छोटी सी दुकान कलकत्ता गार्डन रीच में मैंने स्टार्ट की और जिंदगी चलने लग गई। श्रीमान जी, मैं आपके बीच बैठा हूं, मैंने ये ब्लेजर भी पहना हुआ है, मैंने टाई भी लगाई हुई है, और बड़े बड़े महारथी शायद बहुत सम्मान से मेरा नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मेरी असली औकात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद मैं ना बताऊं तो आप महसूस भी ना कर पाए। वो जो मैंने बिजनेस शुरू किया कोलकाता में, तो वहां क्या मेरी औकात थी, क्या था वो बिजनेस। एक छोटी सी दुकान, कट लाइन में दुकान, क्योंकि बहुत ज्यादा तो पैसे थे नहीं कि मेन रोड में कुछ होता। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि जा, अब ने तब तूने बाप की नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का इरादा लिया तो जा, फैमिली को भी ले जा। और जब मैं फैमिली को ले गया तो छोटा सा घर मैंने किराए पर लिया, जिस घर में छत नहीं थे, छप्पर थे, और मिट्टी की दीवार, मिट्टी का फर्श था। वो घर नहीं था, वो झोपड़ी थी, जो मैंने लिया किराए पर, क्योंकि औकात नहीं थी उससे ज्यादा लेने की। लेकिन एक घर हुआ, पत्नी और बच्चे उस घर में रहे, और मैं दुकान से घर आना जाना करके जीवन जीने लगा, आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा। क्योंकि तब तक जो एजुकेशन मेरे को मिली थी उसमें यही बोला गया था कि नौकरी करने से जीवन नहीं बदलता, बिजनेस करने से कुछ बड़ा हुआ करता है। तो मैं वही शून्य से स्टार्ट करने की कोशिश जो किया, तो बस वो शुरू हो गई कोशिश। आने जाने में कुछ मेरे को लगा कि कुछ वाहन होना चाहिए, तो मैंने एक साइकिल खरीदा था, और वो साइकिल पुरानी खरीदी थी हमने, नई नहीं, क्योंकि औकात नहीं थी नई साइकिल लेने की। अब वो पुरानी साइकिल से घर से दुकान, दुकान से घर, यही सिलसिला चलता रहा। 1989, 95, 98, 99, 2000 इतने समय बीते। हुजूर, मेरा वो झोपड़ी कभी अच्छे घर में नहीं बदल पाया। मैं 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता तो मैं 4 कदम पीछे हो जाया करता। मेरे को लगा कि स्थितियां बदल जाएगी, बिजनेस तो कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो क्राइसिस और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद मेरे घर में जो खाना बन रहा था वो भी चैलेंज होने लग गया, और मैं खा लेता अपने परिवार के साथ, खाना बन जाता, ये अचीवमेंट मानी जाने लग गई। हुजूर, ये एनविलोचन उन दिनों जो स्टेटस थी इनकी, वो क्या थी, एक झोपड़ी घर, एक ही कमरे में केरोसिन स्टोव से पत्नी खाना बनाती, उसी में रहना, सोना, बैठना। दूर सरकारी नल से मेरी पत्नी पानी लाती, सरकारी नल से। मेरे बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों के साथ खेलते। जी हाँ, कागज चुनने वाले बच्चे, ये शब्द देखिएगा, ये कोई बना बनाया नहीं, बल्कि ये हकीकत है हमारी लाइफ की।
आप मेरे उन दिनों के पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। और इस तरह मेरे को लग गया कि शायद कोई गलत डिसीजन हो गया। मेरी फैमिली में, मेरे रिश्ते में 80% लोग जॉब में थे। मेरे बड़े मामा जी बीसीसीएल के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उन्हीं की वजह से मैं धनबाद आया। उन्होंने कह दिया कि ये दया का पात्र नहीं है, इसने गलती की, इसने अपने बाप की नौकरी छोड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, इस पर सिंपैथी नहीं आनी चाहिए। आज की जिंदगी का कारण भी यही है, क्यों छोड़ा अपने बाप की नौकरी, इसने क्यों नहीं किया। सभी लोग लानत देते थे। हुजूर, मैं कहता हूं, आपकी जिंदगी की सफलता और असफलता, इसका अगर कोई क्रेडिट लेता है इस पूरे ब्रह्मांड में तो सिर्फ आप लेते हैं। कोई भी आप पर दया करने वाला नहीं है। मेरे को इन तमाम वर्षों में लानत ही मिली, तिरस्कार ही मिला, अपमान ही मिला, सिंपैथी और हमदर्दी के दो शब्द नहीं मिले। लगातार 14 वर्षों तक उस जीवन में मेरे आसपास शादियां होती तो निमंत्रण पत्र मेरे को नहीं आते थे, क्योंकि मैं 100 रुपए देने की औकात नहीं रखता था। इसी तरह सन 2000 के बाद और ज्यादा डूबता गया मैं, सिंकिंग सी, डूबता जहाज। 2001, 2002 किसी तरह काटा, 2003 नहीं कट पाया। 2003 में अचानक कुछ दबंग लोग आते हैं, मेरे को दुकान से बाहर करके अपने दसियों ताले लगा देते हैं और मैं सड़क पर आ जाता हूं। उस समय 1 रुपए की बात छोड़िए, चवन्नी भी हमारे पास नहीं थी। मैं मुंह लटकाता हुआ वापस आ जाता हूं उस झोपड़े में जहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं मायूस होकर बैठ गया। मेरी पत्नी मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ देती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा चिंतित मत होइए। वो इसलिए नहीं ऐसा कही कि वो बहुत ज्यादा भविष्य देख रही थी या फिर वो बहुत ज्यादा कुछ पूर्वानुमान करने में मास्टर थी, ऐसा नहीं था। बल्कि वो इसलिए ऐसा कह रही थी कि उन्हें डर था कि कहीं फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत कदम न उठा लें। पति की सफलता असफलता का सीधा असर पत्नी के जीवन पर ही पड़ता है हुजूर। और उसके बाद से 10-12 दिन अपने जीवन के घने काले दिन मैंने उस कलकत्ते में गुजारे। जी हाँ, मैं सुबह निकलता और लंबी दूरी पैदल चलता, संबंधित लोगों की चौखटों पर अपनी नाक रगड़ता, कोई हमारी नहीं सुनते। आवारा की तरह, बढ़ी हुई दाढ़ी, गंदे कपड़े, टूटी हुई चप्पल, एक बुरा सा व्यक्तित्व, यही तो था एनविलोचन। मेरे और भिकमंगे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था हुजूर। एक वक्त मैं वापस बस में भी नहीं चढ़ता था, क्यों, बस का भी अंतिम किराया 1 रुपया 50 पैसा होता था, जो मेरी जेब में नहीं होते थे। इसलिए मैं पैदल ही मार्च करता था, प्रयास करता था कि मेरी रिकवरी हो, मेरे को दुकान मेरी वापस मिल जाए। एक बार मैंने लोगों से कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरे को मेरी दुकान वापस करो। उसने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी कोई औकात नहीं, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैंने गलत क्या किया है, मैं सुसाइड कर लूंगा, जाओ मरो, इससे कोई मतलब नहीं। और 10-12 दिन बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को मेरी मां तक पहुंचा दिया, 500 किलोमीटर दूर। मैं अपनी 75 वर्षीय वृद्धा पेंशनर माता के पास 41 साल का एनविलोचन अपने जीवन से हार कर वापस आता है। और वो अपने साथ क्या लाता है, बस पत्नी और बच्चे। मेरे पास 41 साल के जीवन की कुल पूंजी थी तो पहनी हुई पैंट और शर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर टिकट ने भी कोई दूसरे ने हमारे को जेब में रखा कटाकर। और वापस 41 वर्ष या हारा हुआ नालायक बेटा जब अपनी 75 वर्षीय वृद्धा पेंशनर माँ की गोद में आता है, रोने लगता है बच्चों की तरह। मैंने कहा, माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा नालायक बेटा हूं, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा, मेरे को सरकार पेंशन देती है, तू चिंता मत कर, तू आ गया यही काफी है, मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। 20 साल का लायक बेटा अपनी माँ को
अपने कमाई से खिलाता है। मैं 40 साल का नालायक बेटा माँ की पेंशन की रोटी खा रहा था। कितना अंदर में मेरे को मेरा स्वाभिमान, मेरे अरमान, मेरा वजूद, मेरी जमीर सब कुछ ध्वस्त हो रहा था। मैं जीना नहीं चाहता था, अपने छोटों से आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं लाइफ में वो क्या कहते हैं उसको, वो क्रैश हो गई थी, हवाई जहाज क्रैश। और मैं अंदर अंदर में ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि आई शुड कमिट टू सुसाइड, अब मेरे को मर जाना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन इतना प्रचंड कि मरने की इच्छा बलवती हो रही थी। उन दिनों ऐसी विरक्ति हो रही थी हमारे को लाइफ से, जीवन से, प्रकृति से, दुनिया से, कि यदि मैं उन दिनों मर रहा होता, अगर कोई ट्रक बस हमारे बदन पर चढ़ रहा होता, तो मैं कभी रोता नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद दे रहा होता कि हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। दोस्त, रेलवे स्टेशन पर मैं कहीं दूर जाने के लिए बुक स्टॉल पर खड़ा था, तभी मेरे को मेरे से 15 साल छोटे रिश्ते में लगने वाले भाई ने मेरे को पहली बार आरसीएम बताया था। भैया प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? आरसीएम जानते हैं? मैंने कहा नहीं। और वो मेरे को वापस घर लाया और उन्होंने मेरे को आरसीएम नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि मैं आपको एक मीटिंग में ले जाना चाहता हूं, आप चलिए मेरे साथ। और मैं एग्री कर गया। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, पॉजिटिविटी जरूर थी, फिर भी हमारे हृदय के एक कोने में जीने की ललक थी, लेकिन माहौल प्रतिकूल था, कुछ भी नहीं था। शिव खेड़ा की एक मीटिंग मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में दो ही लोग आपके सच्चे साथी होते हैं, जो आपकी गलती को सुधारते हैं। एक माँ या माता पिता, जो भी कह लीजिए, और दूसरा गुरु। आरसीएम में जो एक्यूरेट अपलाइन होते हैं, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, वो गुरु की श्रेणी में ही होते हैं। ये दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी गलती को सुधारते हैं। बाकी जितने भी रिश्ते इस संसार में हैं, सारे रिश्ते आपकी गलती की सजा आपको देते हैं, सुधारते नहीं। मेरे को भी दुनिया वालों ने सजा दी, लेकिन सुधारने की कोशिश फिर भी मेरी मां ने किया। क्योंकि जब मेरे को उस मीटिंग में बिठाया गया, उस लड़के ने मेरे को आरसीएम की मीटिंग में बिठाया, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर हम दोनों गए थे। मालदा टाउन नाम की एक जगह है, और वहां एक महान विभूति, महानायक, गुरुओं के गुरु, आदरणीय बीसी सर की मीटिंग थी। जीवन पर्यंत वो हमारे पिता होंगे, वो हमारे गुरुदेव होंगे। पहली बार फिर से जीने की प्रेरणा मेरे को उनसे ही मिली। उनकी वो मीटिंग थी, मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में मीटिंग थी। मैं दूसरे या तीसरे कतार की चेयर में बैठा था, और फिर से मैं अपने व्यक्तित्व को फिर से दोबारा मैं चित्रण नहीं करना चाहता। वो तो आपने सुन ही लिया पहली बार कि मैं कैसा था। हाँ, कलम और एक पेन और एक डायरी हमारे पास जरूर थी। और पहले स्पेल में जब बीसी सर आए, 3 स्पेल में उनकी 7 घंटे की मैराथन मीटिंग थी। पहले स्पेल में जब नीचे आए बीसी सर, तो मैं उनसे इतना इम्प्रेस हुआ कि उनके पांव छूकर मैंने बोला था कि सर, मैं बहुत अभागा व्यक्ति हूं सर, जीने की इच्छा नहीं होती सर, मर जाना चाहता हूं। तब उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा था और कहा था, तू नादान है कि मरने की बात करता है। अरे तू अभागा होता तो इस दुनिया में कीड़े मकोड़े बनकर पैदा होता। अगर अभागा होता तो इस दुनिया में जानवर बनकर पैदा होता। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान बनकर कभी पैदा नहीं होता। और तू अगर इंसान बनकर पैदा हुआ तो फिर अपने को अभागा क्यों कहता है? मैं कहता हूं कि तू अभागा नहीं है, बस ये कमी है कि तू अब तक जागा नहीं है। मानव जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। और उन्होंने कहा था कि अरे नक्षत्र हिल जाते हैं, समंदर कांपने लग जाती है, अरे पर्वत हिलने लग जाते हैं जब कोई इंसान जगता है। जाओ आरसीएम कर, ये तेरे जीवन की अंतिम कोशिश होगी। तू क्या था ये भूल जा, क्योंकि अतीत मुर्दा है, अतीत में जाएगा तो मुर्दा बन जाएगा। तू क्या बनना चाहता है उसे देख, क्योंकि भविष्य जिंदा है, भविष्य में जाएगा तो विजेता बन जाएगा। इन बातों ने मेरे को चेंज किया कि जब सामने वाले को मेरे पर इतना भरोसा है तो मेरे को खुद पर भी कुछ भरोसा करना चाहिए। नहीं, कम बैक अगर होता है तो करना चाहिए। मैं वापस आता हूं। 41 साल का भिखारी ये एन विलोचन, जिसकी यात्रा शमशान की ओर जा रही थी, फिर से एक बार सफलता की ओर रुख हो गई और अपनी उसी माँ, बूढ़ी माँ, पेंशनर माँ के पास में आता हूं, उनके पांव दबाता हूं और माँ से मैं कहता हूं कि माँ, मैं तो तुम्हारा नालायक बेटा हूं, यदि मर ही गया तो मेरे लिए कफन तो लेगी ना। बेटा ऐसा ना बोल। मैंने कहा हाँ माँ, बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं आरसीएम की मीटिंग से आ रहा हूं, मुझे आरसीएम से जुड़ने दो। 1260 रुपए की एक किट है, मेरे को खरीद दो माँ, मैं आरसीएम से जुड़ना चाहता हूँ। एक बार मेरी अंतिम कोशिश, इसकी इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि 50 रुपए भी मेरे को कोई देने वाले नहीं है। मैं समाप्त हो चुका व्यक्ति हूँ, न रिश्ते, न दोस्त, न पड़ोसी, कोई भी नहीं, बस तू ही है हमारी सारी उम्मीद। मेरी माँ ने कहा कब मैंने तेरी कोई मांग पूरी नहीं की, मैं दूंगी। और उन्होंने मुझे 1260 रुपए दिए। 30 जून 2003 को मैंने आरसीएम का आध्यात्मिक सफर अपनी माँ के द्वारा ब्रेक मिलने के कारण किया और आज मैं करोड़पति हूँ। जी हाँ, आज मैं लाखों की इनकम करता हूँ। जी हाँ, आज मैं अपने शानदार घर में जहां मैं बैठा हुआ हूँ, जहां राकेश सर भी आए हैं, और दोनों राकेश सर शायद आए हैं। हाँ सर, हाँ, और आपका वो कोटेशन मुझे अभी भी याद है, खाना है और बताना है। मैं बहुत हिटेड विटेड इस कोटेशन को अपनी मीटिंग में बराबर बोलता हूँ। आज मैंने शायद 2 करोड़ से ऊपर की इनकम मैंने ली है। आज मैं स्टार एमराल्ड हूँ, मेरी पत्नी कंप्लीट मेंटेन स्टार पर्ल है। 70-80 हजार रुपए की तो इनकम उनकी आती है। श्रीमान जी, आज आज मैं अपनी गाड़ी में घूमता हूँ फोर्ड, आज मेरी पत्नी अपनी गाड़ी में घूमती है टियागो, आज मेरे बच्चे अपनी गाड़ी में घूमते हैं मारुति। अरे साहब, कल तो रोटी नहीं मिलती थी, भूखा सोया हूं अपने जीवन में। आज मैं हर 2-3 साल में नई नई गाड़ी खरीदता हूँ। सोचो, ये आरसीएम आखिर क्या जादू है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी की जिंदगी में इतना बड़ा अंतर आ गया। वो 7 करोड़ का जो बिल्डिंग, जो फ्लैट, जो जिस शानदार अपार्टमेंट में हमारे आदरणीय श्री राकेश सर हैं, मैं बहुत जल्दी उस फ्लैट को छीनने वाला हूँ। और दिल्ली तो नहीं आऊंगा सर, लेकिन झारखंड या इधर इधर कलकत्ते में ही मैं जरूर कोई बड़ा सा कुछ खरीदूंगा। और जब तक जीऊंगा मैं दिल से, देखिए, एक विवेक बिंद्रा शायद ने, उन्होंने कहा था कि जो काम आपको अगर इतना पसंद आ जाए, जो पैसे ना भी मिले तो भी आप उसको करना चाहो, तो समझ लो उस काम में आपको सक्सेस मिल सकती है। और आज हम सब के लिए आरसीएम ऐसा ही बिजनेस है। सर जी, मैंने तब की अपनी पत्नी की चर्चा शायद नहीं की। दुबली पतली सांवली सलोनी हड्डी सी दिखने वाली हमारी पत्नी ललिता जब जाती थी पानी लाने सरकारी नल पर, तो जब पल्लू रखती थी साड़ी का माथे पर, तो उनकी फटी हुई साड़ी से बाल दिखते थे। लेकिन आज देख लेना, आ जाना हमारे यहाँ, आज मेरी पत्नी शानदार दिखती है, एकदम गोरी, है ना, और वो एकदम उल्टा आंचल लेती है साड़ी का, और ऊपर से सोने की चेन पहनती है। मैं 60 का हूं तो मेरी पत्नी भी 55-56 होगी।
सोच लेना, शानदार लिपस्टिक लगाती है। आज की डेट में मेरी घर वाली को देखो, हेमा मालिनी भी फेल हो जाती है। ये लाइफ है। ये सिर्फ आपको कामयाबी ही नहीं देती, बल्कि आपकी जवानी को भी वापस लाती है। ये इंद्रधनुषी रंग भरती है आपके जीवन में। मैंने किया क्या? what I have done until now, अभी तक हमने किया क्या? And what I like to advise you that आपको भी क्या करना है, मैं आपको बताता हूं सर। हमने आरसीएम को स्वीकार कर लिया दिल से, जैसे कोई मां को स्वीकार करता है। कुछ भी कमेंट नहीं, कुछ भी करेक्शन नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं। माँ होती है, जैसी भी है स्वीकार करते हो। सिस्टम, बस सिस्टम माँ है, इसको अपने दिल में बसा लो। दिमाग में बसाओगे तो आधी सफलता मिलेगी, दिल में बसाओगे तो संपूर्ण सफलता मिलेगी। ये संपूर्ण सफलता का क्या मतलब है? एक होता है जिसको हम कहते हैं सक्सेस, सफलता, और एक संपूर्ण सफलता। बहुत लोग सफलता का पैरामीटर कहते हैं कि पैसे कमाना ही सफलता का मानक है। अगर मात्र पैसे कमाना ही सफलता का मानक होता तो दाऊद इब्राहिम और वीरप्पन जैसे लोग भी सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते। लेकिन नहीं सर, वो सफल नहीं है। सफलता का मतलब है मान सम्मान, सामाजिक पहचान और पर्याप्त धन। ये तीनों अगर आता है, और भविष्य की सुरक्षा, ये सब मिलकर जहां आपको सक्सेस आती है, उसी को हम संपूर्ण सफलता, कंप्लीट सक्सेस कहते हैं। और इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में ये चारों का चारों चीज एक साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आरसीएम के प्लेटफॉर्म में ही मिलेगा, जो आज मैं हूं आपके बीच। श्रीमान, मैंने क्या किया? ये सिस्टम के प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने सिस्टम को एक्सेप्ट किया, मैंने सिस्टम की बातों को फॉलो किया। बताते हैं कि आप 6 बेसिक, चलो 6 बेसिक मानता हूं। 8 कोर, चलो 8 कोर मानता हूं। ये 7 कार्डिनल रूल, चलो इसको भी मानता हूं। अपलाइन, जो बोले वो सही, न्योछावर कर दो अपने आप को अपने अपलाइन पर। आज तक की जिंदगी आपने अपने मतलब से जिया है, क्या पाया है? और आने वाले कल को भी अपने मतलब से जीकर बर्बाद कर दोगे तो क्या आपकी जिंदगी एक्सपेरिमेंटल और लेबोरेटरी बन जाएगी, प्रयोगशाला बन जाएगी? क्या जिंदगी को प्रयोगशाला ही बनाना है? और पूरी जिंदगी को प्रयोगशाला ही बना दोगे तो फिर कामयाब कब होगे? अपने सपने कब पूरे करोगे? इसीलिए जाने दीजिए अपने अतीत को, कभी कोई दिमाग नहीं लगाना। ये फेल्योर दिमाग अगर 41 वर्ष का हमने अगर लगाया होता इस आरसीएम में, तो आज इतनी सारी सफलताएं कैसी मिलती? मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कीजिए इस सिस्टम को। आइए, अपने स्वभाव बदलिए, अपने सिद्धांत बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपना प्रोडक्ट बदलिए, अपनी रूटीन बदलिए। जिंदगी में आपका आने वाला कल निश्चित रूप से बदल जाएगा, भविष्य बदल जाएगा। अरे साहब, क्या करना है जी? अरे इससे सस्ता तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता, इससे आसान तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकती पूरी पृथ्वी पर। बीसी सर कहते भी हैं कि आरसीएम आसान है, इसीलिए लोग परेशान है। अगर मैं ये कपड़े आरसीएम का नहीं भी पहनता तो किसी की तो पहनता, नंगा तो नहीं रहता। और जब किसी की पहनता ही तो आरसीएम का ही पहन लिया तो क्या धरती हिल गई? क्या भूकंप आ गया? अरे क्या बिगड़ा? और जब कुछ बिगड़ा नहीं तो बदलोगे क्यों नहीं? अगर दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है तो सारे लोग दुकान बदलते हैं, सारे लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान लीवर का साबुन आज तक आपको क्या दिया? टाटा का नमक आज तक आपको क्या दिया? इतनी सारी कंपनियां जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर माल बेचती है, अरे उसने दिया क्या? सिर्फ लिया। अरे सिस्टम तो देती है। एक नमक खाओ तो भी 40 पैसे बैंक में भेज देती है। और इतने छोटे से काम करने से अगर इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि आती है तो कौन ऐसा नादान व्यक्ति है जो ये छोटा सा काम नहीं कर सकता? और वही नहीं कर सकता जिसके अंदर कुछ होने का अहंकार होगा। और अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता सिवाय अपने जीवन की बर्बादी के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस ईगो और अहंकार को निकाल कर फेंकिए। आइए,
विनम्र होकर आरसीएम को कीजिए, सीखिए। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। आज लोग पैसे के लिए सूरत, मुंबई चले जाते हैं, पैसे के लिए कलकत्ता, अंडमान चले जाते हैं, पैसे के लिए लोग दुबई चले जाते हैं। वहां जाकर क्या वो अंबानी बनते हैं? वहां जाकर क्या वो टाटा बन जाते हैं? नहीं जी, अपना पेट ही पालते हैं। जब छोटी मोटी इनकम के लिए, पेट पालने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कीमतें दे सकते हो, तो यहाँ बड़ी बड़ी उपलब्धि के लिए छोटी सी कीमत दुकान बदलने की क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा निवेदन है, आप अपनी दुकान को इमीडिएट चेंज कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं श्रीमान, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। इस दुनिया में अंबानी जैसे लोग, टाटा जैसे लोग, कामयाब लोग आसमान से नहीं गिरते, कामयाब लोग धरती से नहीं उपजते। अरे ऐसे महान महान कामयाब लोग भी अपनी मां की कोख से ही पैदा होते हैं। और सफल होने वाले लोग अपनी मां की कोख से सोने चांदी लेकर नहीं पैदा होते, हीरे जवाहरात लेकर की कोख से ही पैदा होते हैं। और सफल होने वाले लोग अपनी मां की कोख से सोने चांदी लेकर नहीं पैदा होते, हीरे जवाहरात लेकर पैदा नहीं होते। और हम जैसे भिखमंगे और गरीब लोग अपनी मां की कोख से गरीबी का प्रमाण पत्र लेकर पैदा नहीं होते। जब वो खाली हाथ पैदा होकर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो हम भी खाली हाथ पैदा होकर अपने जीवन में कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सकते? Why not me? हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? तो मैं सीधा सीधा कहता हूं, हमारे जैसे एक एनविलोचन नहीं, अरे कितने हजारों एनविलोचन अभी हैं। अभी आरसीएम का एक मार्केटिंग प्लान का डिजिटल क्लिप आया है, उसमें बताया गया कि 15 लाख हमारी सिस्टम के रेगुलर रिपर्चेजर हैं। अरे 15 लाख को 20 लाख ही मान लो, 50 लाख ही मान लो, 1 करोड़ भी मान लो, तो 130 करोड़ में 1 करोड़ भी अगर छुए अनछुए, आधा पूरा जैसा भी जुड़े हुए हों, 129 करोड़ अभी भी बाकी है। हमारे प्रमोद सर, आदरणीय श्री प्रमोद सर बताते हैं कि 18,000 करोड़ अभी है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया का कारोबार, जबकि छोटा सा कंट्री 32 करोड़ का अमेरिका, वो 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर है। सोचो, उससे 4 गुना बड़ा हमारा देश है, इंडिया है। 2,65,000 को 4 से गुना कर दो तो 2,65,000 करोड़, उसका 4 गुना कितना होता है? मेरी मैथमेटिक्स इतनी मजबूत नहीं है। सोच लो, अगर इतना टर्नओवर इंडिया में होने लग जाएगा, तो हमारे आपके पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो पानी भरेगा, अरे हवाई जहाज जैसी चीजें भी हमारे पास आ सकती है। दिस इज द पावर, एब्सोल्युटली पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और आरसीएम। ये आरसीएम की पावर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बिजनेस को अभी तक आपने अनमने भाव से किया है, आप आज के बाद से ईश्वर की कृपा से मैं कहता हूं, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये हमारे और आपकी बात नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में बड़ी सक्सेस लिखी होती है भगवान जी अपनी डायरी में, और अमीर लोगों की डायरी में, कहते हैं ना, हमारे राकेश सर के बहुत सारे कोटेशन। अब तो इधर कोविड की वजह से मिलना जुलना भी कम हो गया। मैं तो राकेश सर का संपूर्ण दीवाना व्यक्ति हूं एकदम। और वो ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। क्या क्या, मेरे को तो उतना आता भी नहीं है, होमवर्क भी ऐसी मैं नहीं कर पाता हूं। मैं कहता हूं, एक बार इस बिजनेस को बिल्कुल अपने घर, अपनी आत्मा में बिठा कर कीजिए। इस बिजनेस का सबसे मूल मंत्र मैं देता हूं, रीपरचेज। आप किसी भी शरीर में जितना भी सोने के जेवरात पहना दो, जितना भी अच्छे अच्छे पोशाक पहना दो, एकदम रेशमी कपड़े पहना दो, और शरीर की आत्मा ही नहीं है, तो वो मुर्दा है, सब बेकार। वही इस बिजनेस में जितना भी एजुकेशन सीख लो, जितना भी मोटिवेशन ले लो, अगर आपकी रीपरचेज नहीं होती तो आत्मा ही नहीं है, आप भी बेकार। अरे रीपरचेज करो जम के, और कामयाबी भी लो जम के। मैं कहता हूं, आरसीएम के प्रोडक्ट की कोई शान ही नहीं है। 20 रुपए का नमक टाटा का, उससे अच्छी क्वालिटी आरसीएम में 15 रुपए में मिलती है, क्यों नहीं लेंगे? 20 रुपए की नमक जो टाटा की आती है, उसका पीपीएम 15 होता है।
पीपीएम आयोडीन का मानक है वो 15 होता है, आयोडाइड डबल 2 बार शोधित होता है, हमारा 3 बार शोधित है ट्रिपल रिफाइंड, और 30 पीपीएम है आयोडीन, उससे जस्ट दुगना। अरे साहब क्यों नहीं लेंगे, जबकि वो मिल रहा है घटिया सामान 20 रुपए का और हमारी गुणवत्तापूर्ण सामान 15 रुपए का, क्यों नहीं लेंगे हम? ये लक्ष्य साबुन जो बिकता है 28 रुपए का, सोच लीजिए वो जानवरों की चर्बियों से बना होता है 100 ग्राम, उसकी TFM होती है 70, हमारी TFM होती है 76, उसका ग्रेड होता है 2, हमारा ग्रेड होता है 1, और वो बिकता है 28 रुपए में और हमारा प्रोडक्ट बिकता है 22 रुपए में। क्यों नहीं लेंगे हम? क्यों नहीं लेंगे? कीमत भी कम है, क्वालिटी में दम है, खरीदारी से इनकम है, तो किस बात का गम है? अरे यही तो RCM है, क्यों ना करें हम? मैं कहता हूं श्रीमान जी आग लगा लो, सही तरीके से, क्यों नहीं हम RCM करें? आज तक जितनी बड़ी सीरीज हमारे पास है प्रोडक्ट की, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं है जिसके पास इतनी लंबी सीरीज हो, इतनी बड़ी सीरीज हो प्रोडक्ट की, मॉर्निंग टू नाइट 400 से ऊपर का प्रोडक्ट। मैं कहना चाहता हूं शायद मैं भी कहीं कमजोर हो रहा हूं, अब मैं कमजोर नहीं होऊंगा आदरणीय श्री राकेश सर के आशीर्वाद से, और मैं अब निकलूंगा तो महीने में क्या कहते हैं बड़े लोग कहते हैं कि घर की रोटी, घर का बिछौना और घर का माहौल अगर नहीं छोड़ोगे तो चल घोड़ी धाने धान, बस लंगड़ाते रहोगे, और इन तीनों को छोड़ दोगे तो फिर सूरज की तरह चमकोगे, शानदार सफलता के मालिक बनोगे। घर को छोड़िए, क्यों क्यों घर के माहौल में रहना है? विराज मीन साहब दिख रहे हैं, सुबह उठ के चांद देखना जरूरी है? अरे रोज रोज अपने ही चांद देखोगे तो बाहर की रख, अरे जाओ यार, रोज रोज मैडम के हाथ की रोटी खाएंगे तो बाहर होटल की रोटी कौन खाएगा? अरे थोड़े से तो त्याग देना चाहिए, सफलता कीमत मांगती है, सेक्रीफाइस करें, कुछ का त्याग तो करें। रांची में खेल गांव है, खेल गांव, और उस खेल गांव में एक बोर्ड लगा है बहुत बड़ा, और उस बोर्ड में खेल की परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स। वो परिभाषा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी लाइनें जब कहीं रहती है तो मैं उसको ठीक से पढ़कर याद कर लेता हूं। और खेल की परिभाषा मीन साहब भी आप देख लेंगे कल जाके सर, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा कि देश हित के लिए आत्महित का त्याग करना, इसी को कहते हैं खेल। देश हित के लिए आत्महित का त्याग, अरे यही तो है कीमत। आपको आराम करना है, इसका त्याग करो, खाना खाना है, त्याग करो। जब मरने लगेंगे, भूख लगेगी तो ईटा पत्थर भी खा लेंगे, लेकिन खाने के लिए हम अपना शेड्यूल नहीं छोड़ेंगे। सोना है तो जब नींद आएगी सो लेंगे, सोने के लिए हम कोई शेड्यूल नहीं छोड़ेंगे। आत्महित का त्याग करिए, वही सबसे बड़ी कीमत होती है, जब आप अपने मन को मजबूर करते हैं। यही तो है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बस एक कुछ लाइन, हालांकि 40-45 मिनट की बात कही गई, मैं अगर कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहता, बहुत बड़े बड़े गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, मैं 2-4 बात और करना चाहता हूं आपसे श्रीमान जी। बस मैं कहना चाहता हूं कि सफल होने वाले लोग भी इस दुनिया में हमारे ही माहौल से निकलकर सफल होते हैं। राकेश सर आज इतनी बड़ी उपलब्धि पर हैं, तो राकेश सर है और अपने आत्महित का थोड़ा सा त्याग करना है। श्रीमान जी, हम नेटवर्क के लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें, हेल्प टू अदर, हेल्प टू सोसाइटी, हेल्प टू नेशन, यही तो करना है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये तो है जी, जी बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात इस सिस्टम की है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी भाव और बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिसका नाम है सिक्योरिटी। अरे इंश्योरेंस वाले भी कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस करवाओ। मैं इंश्योरेंस वाले से पूछता हूं कि ठीक है मैं करवाता हूं, तो बोलो मरने के बाद कितनी बार दोगे? तो एक बार देगा, तो एक बार से कौन सिक्योरिटी होगी? और भी तुम्हारी सिक्योरिटी लेने के लिए मरना पड़ेगा। अब लो, मरो फिर लो, और भी वन टाइम
सिक्योरिटी का मतलब वो नहीं है श्रीमान जी। सिक्योरिटी का मतलब है जो काम आप कर रहे हैं और जो मिल रहा है वो ना करें फिर भी मिलता रहे, दैट इज रियल सिक्योरिटी। आज की डेट में मेरे पास जो इनकम आ रही है वो कलेक्टर, मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडरों से ज्यादा पावरफुल आ रही है। क्यों? कोई कलेक्टर मरने के बाद अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता, कोई मिनिस्टर मरने के बाद अपने बेटे को गारंटी से मिनिस्टर नहीं बना सकता। अगर ऐसी सुविधा होती तो राहुल गांधी आज प्राइम मिनिस्टर होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मरूंगा, कल से ही मेरा नॉमिनी उस इनकम को लेने वाला रहेगा, और वो भी 10, 20, 50 हजार नहीं लेगा, 6 अंकों में इनकम लेगा। सोच लो। और मेरी पत्नी के बाद वो इनकम मेरे बच्चे को आएगा। हाय हाय हाय, अरे कौन सा ऐसा हमने काम कर दिया कि हमारी तो हमारी खानदान, हमारी जनरेशन की भी सिक्योरिटी कंपनी ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि बाजार कभी मरता नहीं। और मेरे बच्चे से भी कहा जाएगा कि बेटा, तेरी माँ ने तेरा नाम नॉमिनी में दिया तो तेरी माँ के बाद ये पैसे तेरे को मिल रहे हैं, अब तू बता कि तेरी नॉमिनी कौन होगा। तो मेरा बेटा बोलेगा वो तो अभी पेट में ही है। तो हाँ ठीक है, मैसेज क्या है? अरे आम काम करोगे, बाहरी कोई काम करोगे तो आपकी खुद की जिंदगी भी सिक्योर नहीं होगी, लेकिन आरसीएम को दिल से कर लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या, जो पैदा नहीं हुआ वो भी सुरक्षित हो जाएगा। बेटा के बाद पोता, पड़पोता, लड़पोता, छड़पोता, मड़पोता। काम करो एक बार और आम खाते रहे हमारी आने वाली पीढ़ियां। और जब तक आम खाएगा तब तक आम लगाने वाले दादाजी को वो कभी नहीं भूल पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया कि मेरे इतने अच्छे अच्छे अपलाइन और इतने अच्छे अच्छे मेरे साथी और इतने ग्रेट ग्रेट गुरु का सानिध्य मेरे को मिल रहा है। मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स ने अच्छा काम किया होगा कि हमारी जिंदगी में ये महान आरसीएम आया। श्रीमान जी, और भी एक बात मैं कहता हूँ जाते जाते कि ये तो बिजनेस की सारी चीजें हमने बताई, एक चीज और भी है जो शायद हिडन है, छिपा हुआ है, मैं उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये तो जितना नेटवर्क होगा, जितनी टर्नओवर होगी, उसका पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा, चाहे हम बैठे रहें, चाहे हम सोए रहें, चाहे ससुराल में रहें, चाहे ऊपर चले जाएं, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो क्या है? सीखेंगे, फिर आपका नाम जाएगा, फिर आपकी मीटिंग होगी, सैकड़ों लोग आपको सुनने आएंगे और वो 100 रुपए की टिकट लेकर आएंगे। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की मीटिंग में लोग टिकट लेकर नहीं जाते, ध्यान देना। लेकिन प्रमोद गुलाटी सर और राकेश शर्मा सर की मीटिंग में हजारों हजारों लोग आते, 100-200 लोग इस बंदे की मीटिंग में भी चले आते। और मैं 1-2 घंटे बात करता स्टेज से, वो भी हीरो बन के, ये टाई सूट लगाकर, अब माइक्रोफोन हाथ में लेकर, चश्मा वश्मा लगाकर, तो फिर मेरे को 10-20 हजार रुपए 2 घंटे की कीमत मिल जाती। हाय हाय हाय, अरे 2-4 मीटिंग कर लो तो घर खर्चा बाहर खर्चा मीटिंग से ही आ गया। जो इनकम टीसी जी भेजेंगे उनको छूने की जरूरत नहीं। अरे क्या है ये? कौन सी हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ले लिया है? कौन सा हमने डिग्री ली है? कौन सा क्या हमने स्पेशलिटी हासिल की है? कौन सा एक्सपर्ट है हम? मेरे को सुनने के लिए 100 रुपए की टिकट लग रही है, क्या है ये? यही है सिस्टम का निर्माण। एक बार डूब तो जाओ, फिर देखो कैसी जिंदगी मिलती है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस, वरना इस दुनिया में आए हैं सब मरने के लिए। मैं कहना चाहता हूं श्रीमान जी, मरते तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मौतें होती है जिससे जमाना अफसोस करता है। हम वैसी ही मौत मरना चाहते। हम
आम जिंदगी जीते हुए कीड़े मकोड़े की तरह मरना नहीं चाहते। कौन कब जिया, कौन कब मरा, किसी को फिक्र नहीं, किसी को मतलब नहीं। मैं जिंदा हूं, इसका एहसास भी होना चाहिए लोगों को, और यदि मैं मर गया तो उसकी भी खबर होना चाहिए लोगों को। ऐसी जिंदगी क्यों होना चाहिए? और हमेशा अपने पेट के लिए ही मरते रहोगे, परिवार भी भूल जाएगी। लेकिन जब हम दुनिया के लिए कुछ करेंगे तो सदियों तक हम याद किए जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए इस बिजनेस को दिल से करिए और डायमंड क्लब जरूर कीजिए। डायमंड क्लब के विषय में मैं इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय श्री महामहिम टीसी छाबड़ा सर जी हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारे भगवान सारे हैं। वो कहते हैं जो डायमंड क्लब नहीं करते वो कभी सीरियस डायरेक्ट सेलर हो ही नहीं सकते। जो 5000 भी नहीं कर पाते वो 5 लाख कमाने की सोचने का भी अधिकार नहीं रखते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डायमंड क्लब सभी करना, आप उनसे बड़ा कर लेना, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, जो भी करना है करिए, राउंड करिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 5000 की है, जिससे आपकी वो जो लॉयल्टी प्रूफ होती है, आपका डेडिकेशन साबित होता है कि हाँ आप सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर हैं आरसीएम का, वो 5000 जरूर कीजिए, डायमंड क्लब जरूर कीजिए। आगे तो मैं बहुत कुछ अभी भी सीखूंगा सर से, जो कहेंगे मैं वो करूंगा, और जैसे भी होगा मैं यही चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी डेड बॉडी पर आरसीएम के कपड़े हों कफन के रूप में। मैं ऐसी मौत मरना चाहता हूं। क्यों? कि मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा ये सिस्टम दिया, और यदि 2-4 साल और आप लोगों की कृपा से मैं स्वस्थ रह गया और सारी चीजें अनुकूल रह गई तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी होगी। और मैं फिर से बहुत बड़े लीडर आदरणीय श्री प्रमोद गुलाटी सर, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राकेश सर, आरसीएम के क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। राकेश अरोड़ा सर, क्या शानदार लीडर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे जर्नैल सिंह जी हैं, हमारे और भी साथी हैं, आपसे मिल भी चुका हूं, और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, या फिर विराज मिन साहब जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे को खिलाया नहीं मटन, मैडम से भी शिकायत होगी। देखो भैया आपने बोला था लेकिन मैं याद रखा हुआ हूँ। और ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत सारे चीजें जो मैं नहीं कर पाया तो इसके लिए क्षमा करिए। जो अगर कुछ मेरी बातों से तो किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, मेरे को इतना आत्मविश्वास है। हाँ, एक लाइन और जो मैं बोलूंगा, आत्मविश्वास की बात आई तो ये वेल कॉन्फिडेंट होकर बिजनेस कीजिए, क्योंकि नेपोलियन हिल लिखते हैं कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो किसी कीमत पर ऊपर उठ नहीं सकते। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो कोई माई का लाल आपको ऊपर उठने से रोक नहीं सकते। नोबडी कैन स्टॉप यू। इस कॉन्फिडेंस के साथ आरसीएम कीजिए। हम सबका भविष्य अति उज्जवल है, बहुत सुंदर है, और हम चाहे हवाई जहाज अपनी खरीदें या ना खरीदें, आरसीएम में अगले 15 वर्षों तक लग गए तो जैसा आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स जी कहते हैं 2037 में क्या होने वाला है। जितने लोग आज इस जूम पर हैं, बहुतों के पास अपनी हवाई जहाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय भारत, जय हिंद, जय आरसीएम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.